अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में कोई मसला है, पूछना है? क्या वो वाटरफॉल वाला मैं वो लेक्चर आपका देख उसमें आप कह रहे थे कि एक आगे चले जाए ना पूरा पीछे नहीं तो उसके आगे जो आप लेक्चर में पढ़ा रही थी वाटरफॉल के फीडबैक उसमें आप कह रही थी बता रही थी क्या फीडबैक लूप के अंदर यही तो एक चीज होती है जब बेटा तो वो नया मॉडल आया है ना, उस मॉडल का नाम वो नया वर्जन है वाटरफॉल विद के अंदर एक मसला आ रहा था, उस मसले को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा कि पीछे नहीं जा। वाटरफॉल के 3-4 प्रॉब्लम थे। उन्होंने कहा कि एक प्रॉब्लम ये है कि हम पिछली स्टेज पे नहीं जा सकते। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने अगला मॉडल दे दिया, वाटरफॉल मॉडल विद फीडबैक लूप था कि जो हमारी फाइनल इंटरनेट बेटर फॉर्म में होता है। क्योंकि लेन बट अब लैपटॉप पे नहीं लगती। अच्छा यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर हम कहाँ पे हैं? आज हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाला टॉपिक कंप्लीट कर देना है क्योंकि ये बहुत लंबा अरसा से चल रहा है, बहुत खत्म ही नहीं हो रहा, हमने आगे भी कुछ पढ़ना है। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर क्या काम करते हैं? रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। अब सिस्टमेटिक तरीका क्या है? हमने कहा कि हम इन 7 स्टेजेस से गुजर के रिक्वायरमेंट गेट करते हैं। वो 7 फेजेस कौन सी थी? इंसेप्शन, एलिसिटेशन, एलेबोरेशन, देन नेगोशिएशन, स्पेसिफिकेशन एंड वैलिडेशन एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। ये 7 स्टेजेस है। हमने सबसे पहले इंसेप्शन पढ़ी जिसमें हमने कहा कि 3 सेट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन एलिसिटेशन जिसमें एक्चुअल में रिक्वायरमेंट को बुलवाना होता है क्लाइंट से, उसके लिए डिफरेंट टेक्निक यूज की जाती है जिसमें हमने देखा है कि हम एथनोग्राफी कर सकते हैं, क्यूएफटी कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर सकते हैं। थर्ड स्टेज थी हमारी एलेबोरेशन। एलेबोरेशन स्टेज हम पिछले 2-3 लेक्चर से पढ़ रहे हैं। एलेबोरेशन में हमने कहा हम रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, जो रिक्वायरमेंट हम एलिसिटेशन की स्टेज पे लेके आते हैं, एलिसिट करके लाते हैं, हम उनको एनालाइज करते हैं। 2 टाइप की एनालिसिस होते हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर हम कौन सी टाइप की मॉडलिंग करते हैं? फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग, जिसमें डाटा के फ्लो को देखा जाता है। एक सिस्टम के अंदर को डाटा इनपुट कौन कौन सी आ रही होंगी, डाटा कहाँ कहाँ से आ रहा होगा और आउटपुट कहाँ को जा रही होगी। दूसरा हमारे पास था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। उसके अंदर हमने देखा कि सिनेरियो 3 तरह की मॉडलिंग होती है, सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग, क्लास बेस्ड मॉडलिंग एंड बिहेवियर मॉडलिंग। उसमें से हमने देखी पहले सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग। इसके अंदर हमने क्या देखा था? यूज केस डायग्राम बनाई थी। यूज केस डायग्राम क्या होती है? यूजर का सिस्टम से इंटरेक्शन दिखाती है। वो यूजर जो एक्टर्स का सिस्टम से इंटरेक्शन, एक्टर कौन से हो सकते हैं? यूजर भी हो सकते हैं, ह्यूमन भी हो सकते हैं, कोई मशीन हो सकती है, या फिर कोई और डिवाइस भी हो सकती है, हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकती है। उसके बाद हमने देखा सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग के बाद क्लास बेस्ड मॉडलिंग होती है। क्लास बेस्ड मॉडलिंग के अंदर क्या होता है? क्लासेस ग्रामेटिकल पार्सिंग करके क्लासेस आइडेंटिफाई की जाती हैं, और क्लासेस जो होती हैं सारे नाउन जो होते हैं वो क्लासेस हम पोटेंशियल क्लासेस कह देते हैं। उसके बाद हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं। देन हम एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया से गुजारते हैं। अगर जो नाउन उस क्राइटेरिया को मीट कर जाते हैं वो क्लासेस बन जाते हैं, अदरवाइज बाकी रिजेक्ट हो जाते हैं, वो उन क्लासेस के एट्रीब्यूट बन जाते हैं। फिर हम अगेन ग्रामेटिकल पार्सिंग करके वर्ब्स निकालते हैं और वर्ब्स को हम उन क्लासेस के ऑपरेशन बना देते हैं। इस तरह से हमारी क्लास बेस्ड मॉडलिंग हो गई। और उसके बाद हमने कहा जो हमारी लास्ट टाइप की मॉडलिंग है वो बिहेवियर मॉडलिंग है। बिहेवियर वर्ड से क्या मतलब लगता है? सिस्टम में क्लासेस के बिहेवियर को देखा जाएगा। बिहेवियर क्या है कि पर्टिकुलर
हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपने बिहेवियर मॉडल बनाना कैसे है, आपने इवेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं और इसमें दो तरह के डायग्राम्स आएंगे, स्टेट डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम। अब स्टेट डायग्राम सबसे पहले आपने इवेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं और स्टेट डायग्राम बनानी है। इवेंट्स किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, यूज केस से। इवेंट होता क्या है आपको पता होगा, अभी जितने कोर्स पढ़े हुए हैं उससे कोई आइडिया है इवेंट किसको कहते हैं? कोई भी काम जैसे होता है, जैसे कोई स्टिमुलस मिली है जिसकी वजह से आप यूजर ने लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया है, तो वो कोई इवेंट अकर हुआ है सिस्टम के अंदर। जब कोई उसको, जैसे आप लोग कहते हैं कि बटन क्लिक करने के पीछे हमने इवेंट लगाना है, बटन के पीछे इवेंट लगाना है, क्लिक करने से क्या होना चाहिए, कोई काम परफॉर्म, वो क्लिक जो था वो एक इवेंट अकर हुआ था सिस्टम के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करने हैं सिस्टम के अंदर इवेंट्स कौन कौन से हैं। अब इवेंट क्या है, जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है हम उसको इवेंट नहीं कहते, लेकिन ये जो फिनोमेना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने का फिनोमेना, जो ये चीज हो रहा है, ये काम हो रहा है, उसको इवेंट कहा जाता है। जैसे क्लिक होना, लॉगिन करना है, यूजर आईडी दिया, पासवर्ड दिया, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक किया है, तो लॉगिन होना जो है वो क्या होगा, एक इवेंट हुआ है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई है हम उसको इवेंट नहीं कहते। जैसे लॉगिन क्या, आईडी क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, ये इसको इवेंट नहीं कह रहे, ये जो चीज हो रही है इसको इवेंट कहा जाता है। समझ आ गई है इवेंट क्या होता है? कुछ इवेंट्स इम्प्लिसिट होते हैं, कुछ एक्सप्लिसिट। अब इसका क्या कहा जा सकता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का वर्ड का मीनिंग पता है क्या होते हैं? एक्सप्लिसिट क्या होता है, जो सामने नजर आ रहा हो, इम्प्लिसिट उसके अपोजिट है। ठीक है, अब एक्सप्लिसिट इवेंट कौन से होंगे, जैसे आपने यूजर आईडी और पासवर्ड दिया, लॉगिन हुआ, ये एक एक्सप्लिसिट हमें सामने नजर आ रहा है। फिर बैकएंड पे अब आपके आईडी के अगेंस्ट कंपेयर हो रहा है कि क्या इस आईडी के अगेंस्ट यही पासवर्ड है, जिसके जवाब में आपको दिखाया जाता है कि अगर वैलिड होगा तो वो आपको होम पेज पे ले जाएगा, अगर इनवैलिड होगा तो वो मैसेज शो कर देगा। तो ये बैकएंड पे जो कंपेयरिंग वाला प्रोसेस हो रहा है वो क्या है, वो इम्प्लिसिट इवेंट है। इवेंट दो तरह के होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। जो आपको सामने नजर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो आपके यूजर आईडी और पासवर्ड देते हो, ये एक एक्सप्लिसिट इवेंट है, नजर आ रहा है। जैसे मैं यहाँ से बायोमेट्रिक डिवाइस पे जाके अटेंडेंस अगर लगाती हूँ तो ये एक्सप्लिसिट इवेंट है। अब वो बैकएंड पे जो हो रहा होगा उसकी वजह से सेव हो रहा है, वो एक इम्प्लिसिट इवेंट है। सबसे पहले आपने काम करना है इवेंट्स आइडेंटिफाई कर लेने हैं, एक सिस्टम के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होंगे। उसके बाद आपने स्टेट डायग्राम बनानी है। अब स्टेट डायग्राम में सबसे पहले देख लें, एक स्टेट सिस्टम मुख्तलिफ स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जैसे आपको मोस्टली यहाँ पे स्टेट डायग्राम में एरिया ऑफ ऑटोमेटा पढ़े हैं। अच्छा, मोस्टली आपको स्टेट डायग्राम में एग्जांपल दी जाती है, जैसे माइक्रोवेव की एग्जांपल ले तो वो माइक्रोवेव किन किन स्टेट में होता है, आइडल में हो सकता है, मतलब अभी आपने अमन में कोई चीज रखी नहीं, ऑन नहीं किया, ऑफ में हो सकता है, ऑन में हो सकता है, कुकिंग स्टेज में हो सकता है। राउंडेड रेक्टेंगल कौन सी होती है, आपने एक रेक्टेंगल बनाने के बाद ये कॉर्नर जो है थोड़ी से राउंड किए हुए, ठीक है, राउंडेड रेक्टेंगल से आपने सारी स्टेट्स बना देनी है। अगर मैं डायग्राम दिखाती हूँ, और ट्रांजिशन जो है वो एरो से शो करनी है और एरो को लेबल कर देना है। अब ट्रांजिशन जो है वो एक इवेंट है, मतलब कोई इवेंट अकर होगा तो एक एक डिवाइस जो है या एक ऐप, जो भी चीज आपके पास है, एक सिस्टम जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे चला जाएगा। जैसे आपका रिजल्ट अनाउंस होता है तो आप एक क्लास से दूसरी क्लास में चले जाते हो, ठीक है, एक इवेंट अकर हुआ, उसकी बेस पे आपकी स्टेट चेंज हो गई। स्टेट्स दो तरह की होती हैं, एक्टिव स्टेट और पैसिव स्टेट। अब एक सिस्टम, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आइडल स्टेट में भी हो सकता है, ऑन भी, ऑफ भी, कुकिंग भी, हीट, जे स्टेट डिफरेंट 5 डिफरेंट स्टेट में होता है एक सिस्टम।
5 डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। अब वो जो 5 स्टेट्स हैं उनमें से वो हर टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनमें से एक एक्टिव होती है, बाकी पैसिव होती है। करंट स्टेट किसी भी सिस्टम की जो होती है वो एक्टिव होती है और बाकी सारी पैसिव हो जाती है। एग्जिस्ट कर रही होती हैं लेकिन वो पैसिव हो जाती हैं। करंट स्टेट में जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होता है, इसकी एग्जांपल आपको यहाँ से समझ आ जाएगी। हम एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, ये कैसे बनेगा, आइडेंटिफाई कैसे स्टेट डायग्राम बनी है? सबसे पहले इवेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं और फिर आपने स्टेट डायग्राम बनानी है और उसमें स्टेट्स को राउंडेड रेक्टेंगल से बनाना है और ट्रांजिशन को एरो से शो करना है। अब यहाँ पे जो आपके पास टेक्स्ट होगा, जैसे ये टेक्स्ट है, द होम ओनर यूजेस द कीपैड टू की इन ए 4 डिजिट पासवर्ड। अब यहाँ पे आपको इवेंट क्या लग रहा है इतनी सी लाइन में? अगर मैं कहती हूँ इवेंट डिसाइड करना है तो यहाँ पे क्या इवेंट लग रहा है? होम ओनर मैम शायद। आपने की इन करनी है यहाँ पे, जैसे मैंने लॉग इन करने के लिए की इन करनी है, एक इवेंट कुछ अक्कर हो रहा है। द पासवर्ड इज कंपेयर्ड विद द वैलिड पासवर्ड स्टोर्ड इन द सिस्टम। कंपेयर्ड जो है वो एक और इवेंट अक्कर हो रहा है। उसके बाद इफ द पासवर्ड इज इनकरेक्ट द कंट्रोल पैनल विल बीप वंस। ये वाला जो है एक और इवेंट अकर हो रहा है। एंड रीसेट इटसेल्फ फॉर एडिशनल इनपुट। इफ द पासवर्ड इज करेक्ट द कंट्रोल पैनल अवेट्स फर्दर एक्शन। अब यहाँ से अगर हम इसको इवेंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बाद स्टेट डायग्राम बनाते हैं। स्टेट डायग्राम में स्टेट्स होती हैं और ट्रांजिशंस होती हैं। स्टेट्स को शो करते हैं राउंडेड रेक्टेंगल से और ट्रांजिशंस को एरो से शो करते हैं, और एरो हमेशा लेबल होते हैं जो कि बताते हैं कि यहाँ पे क्या चीज जा रही है। अब यहाँ पे अच्छा एक और बात, स्टेट जो होती है डायग्राम वो क्लास की बनाई जाती है। हर क्लास की आपने जो क्लासेस पहले क्लास बेस्ड मॉडलिंग कर ली, अब एक क्लास आपने उठानी है और उस क्लास की देखना है ये किन किन पॉसिबल स्टेट में हो सकती है, और उन पॉसिबल स्टेट्स को आपने आइडेंटिफाई करके उसके किन इवेंट्स की बेस पे ये स्टेट चेंज करती है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे ये बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल की हिट हुई, यूजर ने आईडी और पास एक डिवाइस जो थी वो रीडिंग स्टेट में है। रीडिंग क्या स्टेट में है? जैसे अभी मैं बायोमेट्रिक के पास अगर जाती हूँ तो वो इनपुट लेने की स्टेट पे है, रीड कर रहा है इनपुट, तो मैं वहां पे जाके अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड देती हूँ तो वो रीड कर लेगा। रीड करने के बाद वो क्या जाता है, पासवर्ड एंटर हो जाता है, वो कंपेयरिंग स्टेट में चली जाती है। वो बैकएंड पे जाके कंपेयर करती है क्या इस आईडी के अगेंस्ट पासवर्ड सही था। वो कंपेयर करने के बाद क्या होता है, क्या अगर पासवर्ड करेक्ट है तो वो ये देखें सिलेक्टिंग स्टेट में चली जाएगी। सिलेक्टिंग मतलब कोई भी ऑप्शन, जैसे होम पेज आ गया है, आपने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, आप उस स्टेट में चले जाओगे। या अगर पासवर्ड इनकरेक्ट होता है तो उस केस में वो वापस रीडिंग में चली जाती है, वापस आपसे पासवर्ड मांगती है। और इन केस आगे दूसरी क्या कंडीशन लगी हुई है, एंड नंबर ऑफ ट्राइज लेस देन मैक्सिमम। जैसे आपने सिस्टम में रखा होता है ना 3 ट्राई करने के बाद मेरा सिस्टम लॉक हो जाए, या कोई बंदा 5 ट्राई करे और अगर इनवैलिड 5 दफा उसने एंटर किया है तो लॉक करते हैं सिस्टम। अब अगर मैक्सिमम प्राइस आपने फॉर एग्जांपल 5 रखी हुई है, 5 दफा एक बंदे ने इनवैलिड लॉगिन कर दिया है तो उसके बाद सिस्टम लॉक स्टेट में चला जाए। लॉक स्टेट में वो आपने टाइमर सेट किया होगा, जैसे आपके मोबाइल्स में होता है 3 सेकंड के बाद, 50 सेकंड के बाद या 1 मिनट के बाद वो दोबारा से इनपुट लेने शुरू कर देता है। या यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल किसी भी सिस्टम में सेट किया आधा घंटा जो है वो सिस्टम लॉक रहना है। लॉक स्टेट से आप वो टाइमर कैलकुलेट करता है, और अगर वो टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाए, फॉर एग्जांपल आधा घंटा हमने रखा हुआ, आधा घंटा के बाद वो दोबारा रीडिंग स्टेट में आ जाएगा। फिर से मैम जब वो लिमिट हमारी पूरी हो जाएगी, मतलब कि मैक्सिमम ट्राइज हो जाएंगी, तो उसको रीडिंग स्टेट में जाने की क्या जरूरत है? वो डायरेक्ट लॉक स्टेट में क्यों नहीं जाता? बेटा ये देखें ना, यहाँ पे वो डायरेक्ट लॉक स्टेट में ही जा रहा है। कंपेयरिंग स्टेट में अगर पासवर्ड इनकरेक्ट है तो एंड सेकंड क्या है, नंबर ऑफ ट्राइज लेस देन मैक्सिमम ट्राई है। ये दोनों चीजें अगर ट्रू होंगी देन वो रीडिंग में जाएगा। अगर इसमें से ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है तो वो क्या होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, नंबर ऑफ ट्राइज ग्रेटर देन मैक्सिमम ट्राई, तो वो इधर चला जाएगा। ठीक है ठीक है। वो लॉक हो जाता है और उसके बाद वो टाइमर का वेट करता है। अगर आपने आधा घंटा लगाया हुआ है तो फिर उसके बाद
आधा घंटा के बाद वो दोबारा रीडिंग में आ जाएगा और फिर दोबारा यूजर आईडी पासवर्ड लेना शुरू कर देगा। ये है स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम क्या होती है? सबसे पहले आपने इवेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, आपने एक क्लास की बनाई जाती है, हर क्लास की आप सेपरेट सेपरेट स्टेट डायग्राम बनाते हो। पूरे सिस्टम की कंबाइन भी बनाई जा सकती है लेकिन वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाती है, लेकिन आपने हर क्लास की सेपरेट बनानी होती है। अब यहाँ पे आपने स्टेट डायग्राम बनाई, एक क्लास किन किन स्टेट में लाई कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है। अब एक स्टेट जो होती है वो उसको राउंडेड रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और उनके दरमियान जो ट्रांजिशन होती है वो एरो से शो करते हैं और एरो को लेबल किया जाता है। अब यहाँ पे जो आपकी क्या चीज थी, एरो को हम लेबल करते हैं और वो ट्रांजिशंस को शो करते हैं। यहाँ पे अगर स्टेट डायग्राम जो आप हर क्लास की, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आपका सिस्टम कौन कौन सी डिफरेंट स्टेट्स में लाई कर सकता है। कोई भी आपने अपना सिस्टम बनाया है, मेरा कंप्यूटर माइक्रोवेव या कोई भी आप जनरल एग्जांपल लेते हैं, तो उनमें से किन किन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है और आप उसको शो कर देते हो कि अच्छा एक सिस्टम एक्टिव, कुछ सिस्टम की टोटल स्टेट्स होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ 4 स्टेट्स हैं इस सिस्टम की, 4 में से कुछ एक सिस्टम की स्टेट एक्टिव होती है एक टाइम पे, बाकी सब पैसिव होती है। करंटली वो सिस्टम जिस स्टेट में रन हो रहा होता है वो एक्टिव होती है, बाकी उस सिस्टम की पैसिव स्टेट्स होती है। सही है यहाँ तक? देन है सीक्वेंस डायग्राम। अब यहाँ पे सीक्वेंस डायग्राम भी हम क्लासेस की ही बना रहे हैं। अब प्रीवियस देखें, ये क्लास है कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल क्लास की हमने स्टेट डायग्राम बनाई। अब यहाँ से हम आगे सीक्वेंस डायग्राम बना रहे हैं। सीक्वेंस डायग्राम में क्या डिफरेंस होता है, हम स्टेट डायग्राम में हम एक क्लास की डिफरेंट स्टेट्स दिखाते हैं कि कुछ इवेंट्स की बेस पे किन किन स्टेट में वो जा सकती है। यहाँ पे हम एक क्लास अपने काम परफॉर्म करने में दूसरी भी किन क्लासेस से इंटरेक्ट कर रही होती है वो चीज भी शो हो रही होती है। यहाँ पे देखें, होम ओनर सबसे पहले टॉप में, होम ओनर एक क्लास होगी, कंट्रोल पैनल एक क्लास है, सिस्टम एक क्लास है, सेंसर एक क्लास है। स्टार्ट में सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये क्लासेस मेंशन कर दी। उसके बाद सबसे आपने सारी के नीचे ये वाली एंटर कर दी है कि डॉटेड लाइन लगा दी है, इसका मतलब है ये सारा इनका ये इन क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे पहले काम क्या स्टार्ट हुआ, सीक्वेंस डायग्राम में हम जो इवेंट्स अगर होंगे वो उनको सीक्वेंस में शो कर रहे होंगे। सबसे पहले क्या होता है, सिस्टम रेडी है, होम ओनर जो है वो आया है, उसने कोई पासवर्ड एंटर किया है, होम ओनर ने रीडिंग स्टेट में या कंट्रोल पैनल यूजर आईडी पासवर्ड एंटर किया है। एंटर करने के बाद कंपेयर करना है, कंपेयर करने के लिए उसने सिस्टम ने बैकएंड से चेक करना है, डेटाबेस से चेक करना है, तो वो सिस्टम क्लास के साथ उसका रब्ता होगा। अब वो अपना कंपेयरिंग वाला काम परफॉर्म करने के लिए डिपेंडेंट है सिस्टम क्लास पे, तो वो सिस्टम क्लास के पास रिक्वेस्ट लेके जाती है, रिजल्ट इसके पास आ जाते हैं। अब यहाँ पे पासवर्ड अगर करेक्ट है तो वो आगे चली जाती है नेक्स्ट सेंसर्स को एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिवेशन सक्सेसफुल हो जाती है। अगर वो पासवर्ड इनकरेक्ट है तो वो नंबर ऑफ ट्राइज देखती है, अगर वो लेस है तो वो दोबारा से रीडिंग स्टेट में चली जाती है, अगर ग्रेटर है तो वो लॉक स्टेट में चली जाती है। और दोबारा अगर टाइमर जो है वो पूरा हो जाता है, हाफ आवर पूरा हो गया, फॉर एग्जांपल हाफ आवर का टाइमर हमने रखा हुआ था पूरा हो गया, तो वो दोबारा क्या हो जाएगा, ये ए इसलिए शो किया है कि बजाय इसके हम पूरा एरो इधर तक लगाएं, हम ए वाली स्टेट में वापस चले जाते हैं, ये रीडिंग स्टेट में वापस चले जाएंगे। यूजर फिर से आके अपना आईडी पासवर्ड देगा। तो सीक्वेंस डायग्राम में क्या है, हम सीक्वेंस शो कर रहे हैं, इवेंट्स की सीक्वेंस में हो रहे हैं काम परफॉर्म, और एक क्लासेस पे डिपेंड हो रही है, वो भी शो करवाया जा रहा है सीक्वेंस डायग्राम के अंदर। ये दोनों क्लियर हो गई हैं। इवेंट की बेस पे जाती है, जैसे आईडी पासवर्ड एंटर हुआ तो
में वो उसकी मेरी होगी उससे बात, उसको पता है हम इधर बैठे हुए हैं। मोहसिन तो वो तो आज आपने जो भी मिल जाएगी वो सेम ही होगी ना, आज के कम्युनिकेशन स्टेप्स होंगे जो आपने अगर स्लाइड में पढ़ाए नहीं होगी सब में, लेकिन डिफरेंट होगी। आप जैसे इंसेप्शन के अंदर आपने क्वेश्चन पूछने हैं, आप कौन बनवा रहा है आपका सॉफ्टवेयर, आपका सॉफ्टवेयर कोई और बनवा रहा होगा, इनका सॉफ्टवेयर कोई और बनवा रहा होगा। कौन बनवा रहा है, उसके इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होंगे, किस प्रॉब्लम को आप टारगेट कर रहे हैं, आप क्या सोल्यूशन दे रहे हैं उस प्रॉब्लम के लिए, आपकी डोमेन क्या है, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप इलिस्ट्रेशन टेक्निक को यूज करेंगे। आप रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने के लिए कौन सी इलिस्ट्रेशन टेक्निक यूज करोगे। फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चनएयर करोगे, आप इंटरव्यू करोगे क्लाइंट से, आप इथनोग्राफी करोगे, या किस सिचुएशन में कौन सी टेक्निक आपको ज्यादा सूटेबल लगती है, आप वो सूटेबल टेक्निक यूज करोगे। फिर आप जब रिक्वायरमेंट उस टेक्निक के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट इलिसिट करोगे तो आपका क्लाइंट आपको डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट बताएगा, उसका क्लाइंट डिफरेंट तरह की बताएगा दूसरे बंदे का। आपने उनके मुताबिक रिक्वायरमेंट लिख के ले आनी है। यहाँ तक ये स्टेज पे आपने बेटा स्टेप्स वही होने हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में डिफरेंट हो जाना है। मतलब वो असाइनमेंट एक तरह की इस तरह नहीं होगी, आपका सॉफ्टवेयर कोई और है, आपके कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि इंटरव्यू ज्यादा बेटर हो, दूसरा किसी के कॉन्टेक्स्ट में क्लाइंट को पता ही नहीं वो क्या बनवाना चाह रहा है, तो वहां प्रोटोटाइप वो बनाएगा। इलैबोरेशन स्टेज के बाद आती है निगोशिएशन। निगोशिएशन का क्या मतलब होता है, निगोशिएट करना, आपस में रिकंसाइल करना। अच्छा, सबसे पहले इसमें जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे आप रिक्वायरमेंट आप कलेक्ट करके रिक्वायरमेंट लेके आए हो, आपने एनालाइज की, एनालाइज करने के बाद आपने रिक्वायरमेंट्स को देखा कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, और इन रिक्वायरमेंट्स आप रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करके लेके आए हो, आपने डिफरेंट डायग्राम बनाई, एनालाइज किया, आपने देखा कुछ रिक्वायरमेंट जो थी वो अननेसेसरी है, आपने एक लिस्ट बना ली, कि कुछ रिपीट हो रही है वो भी आपने एक लिस्ट बना ली, उनमें से आपने एक रख ली। जैसे आपने कुछ स्टूडेंट्स एलएमएस सिस्टम के लिए मैंने स्टूडेंट से रिक्वायरमेंट ली, अब वो रिक्वायरमेंट रिपीट हो रही थी तो मैंने उनकी एक लिस्ट बना के एक रिक्वायरमेंट रख ली। उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट जो थी वो मैं टीचर से ले रही हूँ, तो मैंने एक लिस्ट बना के टीचर्स की रिक्वायरमेंट की रख ली। अब एक टीचर ने भी कुछ रिक्वायरमेंट वही दी, सेकंड ने भी, थर्ड ने, तो रिपीटिंग रिक्वायरमेंट को एक आपने कर लिया। कुछ रिक्वायरमेंट अननेसेसरी थी, अननेसेसरी की सेंस में एक वर्ड यूज होता है गोल्ड प्लेटिंग। गोल्ड प्लेटिंग का मतलब क्या होता है कि आप जैसे एडिशनल, इतनी जरूरत नहीं है, एडिशनल फीचर दे रहे हो, अगर वो ना भी हो तो काम चल जाएगा, आपने वो रिक्वायरमेंट निकाल दी। उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी थी जिनमें कंफ्लिक्ट्स थे, मतलब पर्सन ए ने एक रिक्वायरमेंट दी, पर्सन बी ने दूसरी रिक्वायरमेंट दी है, तो आपने कंफ्लिक्ट वाली जो रिक्वायरमेंट है उनको रिजॉल्व करना है इस स्टेज पे निगोशिएशन में। सबसे पहले पॉइंट का क्या मतलब है, पहला बुलेट पॉइंट जो है उसका मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, तो वो कहते हैं रजिस्ट्रेशन, जो स्टूडेंट है वो कहते हैं रजिस्ट्रेशन हमारी फीस सबमिट होने के बगैर रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए, और जो मैनेजमेंट है वो कहती है जब तक फीस सबमिट नहीं होगी तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। अब इस केस में क्या होता है, दोनों का अगर उसमें ये जो लोग हैं, अगर आप स्टूडेंट ने कहा कि फीस के बगैर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और मैनेजमेंट कह रही है फीस के बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, ये दो ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई हैं जो कि एट अ टाइम इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। अब यहाँ पे कंफ्लिक्ट है, तो आप एनालिसिस में इस तरह की रिक्वायरमेंट हाईलाइट करते हो, फिर आप अगली मीटिंग में ये लेके जाते हो निगोशिएट करने के लिए। अब इसमें हमें एक दरमियानी सिचुएशन में आना है जिसमें हम सारी पार्टी को सेटिस्फाई करते हैं, या तो ये रिक्वायरमेंट एलिमिनेट कर दी जाएगी, या ये रिक्वायरमेंट को मॉडिफाई किया जाएगा, या इस रिक्वायरमेंट को दोनों के दरमियान कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करके हम एक सिचुएशन पे आ जाएंगे जिसपे सब रिकंसाइल कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक। अगर किसी दो पार्टीज के दरमियान ऐसी रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी जिनमें हमें लगेगा कि एट ए टाइम इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, कंफ्लिक्ट है, तो उन कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है निगोशिएशन में।
देन सेकंड पॉइंट क्या है, जो हमारे पास अब रिक्वायरमेंट्स आ गई उनको हम रैंक करते हैं। रैंक करने का क्या मतलब है, प्रियोरिटाइज करना है। अब कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी जो हम पहले करना चाहते हैं, कुछ बाद में करना चाहते हैं, कुछ जो कि उनका इंपॉर्टेंस लेवल हाई है, कुछ का इंपॉर्टेंस लेवल लो है, कुछ ज्यादा बहुत जरूरी है हमारे लिए और हमें जल्दी चाहिए, तो हम उन रिक्वायरमेंट को पहले कर लेंगे। इसमें रैंकिंग की जाती है, कौन सी रिक्वायरमेंट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग। देन आप रिस्क, हर रिक्वायरमेंट के साथ रिस्क जो होते हैं वो आप आइडेंटिफाई करते हो, इस रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट, आप गेस बनाते हो कि एक रिक्वायरमेंट जैसे R1 है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली रफ गेस बनाते हो कि मुझे इतना टाइम लगेगा और इतनी कास्ट लगेगी। देन लास्ट पे आप जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं हम उनको, हो सकता है कुछ रिक्वायरमेंट्स जिन पे हमारा रिकॉन्साइल हमारा आपस में वो नहीं तय पाया, तो हम कुछ रिक्वायरमेंट को निकाल देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट को हम कंबाइन कर देते हैं, और कुछ रिक्वायरमेंट को या फिर हम मॉडिफाई कर देते हैं। हो सकता है कि आप जो मैनेजमेंट और स्टूडेंट के दरमियान हम कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे थे, और कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के बाद हम इस सिचुएशन में आए कि वो रिक्वायरमेंट जो है फी जो है वो सेमेस्टर के 3 मंथ्स के बाद पे की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उस केस में आप रिक्वायरमेंट को मॉडिफाई कर देते हो। तो निगोशिएशन में क्या क्या काम हुआ, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स में जो कंफ्लिक्ट थे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स में वो रिजॉल्व हुए। देन रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज किया, कौन सी रिक्वायरमेंट पहले करनी है कौन सी बाद में करनी है। उसके बाद हमने हर रिक्वायरमेंट के साथ जो रिस्क एसोसिएट होते हैं वो फाइनल बताए कि इस रिक्वायरमेंट में ये रिस्क हो सकते हैं, एनालाइज किए, आइडेंटिफाई किए। उसके बाद हमने हर रिक्वायरमेंट को रफ एस्टिमेट असाइन किया कि ये इतने टाइम और इतनी कास्ट में होगी। देन उसके बाद आप क्या करते हो, रिक्वायरमेंट को, कुछ रिक्वायरमेंट जो आपकी जैसे अननेसेसरी रिक्वायरमेंट थी उनको एलिमिनेट कर दिया, या कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट थी जो आपने कंबाइन कर दी या मॉडिफाई कर दी है रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे आप वो करते हो। ठीक, निगोशिएशन समझ आ गई। यहाँ पे है निगोशिएशन एक आर्ट है। जैसे हो सकता है कुछ लोग नेचुरली भी निगोशिएशन में अच्छे, निगोशिएट करने में अच्छे होंगे। जैसे आपको क्लास में नॉर्मली कुछ होती है, ऐसे बहस हो गई है किसी बात पे, किसी इश्यू पे, एक आपकी ग्रुपिंग बन गई है और एक ग्रुप कह रहा है कि हम ये करना चाहते हैं और दूसरा ग्रुप कह रहा है हम नहीं करना चाहते, एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए हैं। तो आपकी क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि नेचुरली, जिनमें नेचुरल एबिलिटी होती है, जो कि निगोशिएट करवा देते हैं, जो आपस में वो सुलह करवा देते हैं कि ये नॉर्मल दरमियानी सिचुएशन में आ जाए। तो ये एक नेचुरल एबिलिटी होती है कुछ लोगों में। एक्सपीरियंस के साथ आप लर्न कर लेते हो, आप स्टडी डेफिनेटली डिफरेंट टेक्निक्स पर पढ़ के लर्न करते हो, और कुछ नेचुरल एबिलिटी भी होती है। इसके लिए जी जी क्वेश्चन है, किसी का कोई क्वेश्चन है? अब यहाँ पे आपका आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि जो निगोशिएशन है वो आप निगोशिएट करने के लिए अगर जा रहे हो तो निगोशिएशन कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें आपने जीतना है, या क्लाइंट, आप क्लाइंट के पास रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए जाते हो, आप ये इस तरह से compete करोगे जैसे हम निगोशिएट करने के लिए, हमने कोई विन विन की सिचुएशन नहीं है कि आप जीतोगे या वो जीतेगा, इस तरह की सिचुएशन। आपने ये अंडरस्टैंड करना है, ये रिकॉग्नाइज करना है कि ये कोई कंपटीशन नहीं है। जो रिक्वायरमेंट निगोशिएशन है ये कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें हार जीत हो रही है। ठीक, मैप आउट स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी बना के आपने लेके जानी है। लिसन एक्टिवली, जब भी निगोशिएशन हो रही होगी आपने एक्टिवली सुनना। अच्छा, कभी भी कहीं पे भी जब कोई बोल रहा होता है तो एक अच्छा, आपको अच्छा लिसनर, एज ए गुड लिसनर आपने अच्छे से उसे अटेंटिवली सुनना होता है। कभी भी आप रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए भी जाएंगे तो आपने क्लाइंट को दरमियान में टोकना नहीं है। वो बोल रहा है तो आपने उसको टोकना नहीं है, और जो भी उसने कहना है आपने अच्छे से सुनना है, इस तरह से सुनना है कि आप बहुत उसे तवज्जो दे रहे हो, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो। एक एथिक्स में भी ये बात आती है कि हमें अगर कोई बोल रहा है तो हमें उसे अटेंटिवली सुनना चाहिए, इस तरह से शो करवाना चाहिए कि आप उसे बहुत ज्यादा अटेंशन के साथ, फोकस के साथ सुन रहे हो। फोकस ऑन द अदर पार्टीज इंटरेस्ट, डोंट लेट इट गेट पर्सनल।
कभी भी आपने पर्सनल, आप देखें जैसे दो कंफ्लिक्ट आ गया है, दो ग्रुपिंग आपकी क्लास में बन गई हैं, आपने आप नेगोशिएशन के लिए गए हो, आपने किसी एक पार्टी का साथ नहीं देना कि आप इसका पर्सनली, आपने इस चीज को पर्सनल नहीं ले जाना। आपने क्लाइंट के साथ निगोशिएट करने के लिए गए हो तो आपने उसको पर्सनल इसमें नहीं लेना कि ये एक तो कंपटीशन नहीं समझना कि मैंने जीत के आना है, मैंने मुझे करना है। आपने उसे एक स्ट्रेटजी के थ्रू लेके चलना है, आपने अच्छे से उसे सुनना है, इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड, सारी चीजों को आपने पर्सनल नहीं लेना, क्रिएटिव होना है। एक निगोशिएटर जो जाता है, एक तो मैंने आपसे कहा कि कुछ नेचुरल एबिलिटीज होती हैं, कुछ एक्सपीरियंस के साथ आप लर्न कर लेते हो, कुछ टेक्निक्स आप निगोशिएशन के लिए पढ़ते हो जो कि आप स्टडी करके अंडरस्टैंड करते हो। अब एक चीज होती है एक्सपीरियंस के साथ आप निगोशिएट तब कर सकते हो अगर आपने इतनी एबिलिटी हो कि आपने किसी जगह पे, जैसे रन टाइम पे उन्होंने कहा, फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट R1 R2 थी, आप अंडरस्टैंड करके गए हो, R1 के थ्रू हम एक आप स्ट्रेटजी बना के लग गए हो कि हम इस तरह से काम करेंगे। अब रन टाइम पे वो स्ट्रेटजी अगर चेंज हो गई है, जब हम निगोशिएशन मीटिंग हुई उसमें क्लाइंट ने कहा अच्छा ये नहीं हो पा रहा तो चलो हम इसको ना इस तरह से लेके चल जाते हैं, उसने उसको थोड़ा चेंज कर दिया। अब एक चीज को आप अंडरस्टैंड करके लेके गए थे, आपने वो प्लान बना के लेके गए थे स्ट्रेटजी, अब जब चेंज हो गई तो आप इतने कैपेबल हो कि आप रन टाइम पे डिसीजन कर सको, उसी जगह पे आप कमिट कर लो। रेडी टू कमिट के मतलब अच्छा फाइनलाइज हो गई है चीजें तो आप में इतनी एबिलिटी हो, इतना हौसला हो कि आप उस जगह पे डन कर सको कि ठीक है हम इस तरह से इम्प्लीमेंट करके दे देंगे। निगोशिएशन हो गई, इसमें कोई मसला है? निगोशिएट करने में हम क्या करते हैं, जब हमने इनिशिएट करके एलेबोरेट रिक्वायरमेंट कर ली तो देन एलेबोरेट करने के बाद हम क्लाइंट से मीटिंग करते हैं जिसके अंदर हम कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को रैंक करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, रिक्वायरमेंट रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या आ सकते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, उन रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट कितनी आपने कितनी रफ एस्टिमेट बना लेते हैं कि कितनी हमारी कॉस्ट लगेगी और कितना टाइम लगेगा इम्प्लीमेंट करने को, और उसके बाद हम जो रिक्वायरमेंट हमें लगता है कि ये अननेसेसरी है उनको एलिमिनेट कर लेते हैं या फिर मॉडिफाई कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स को। और इसमें कुछ आपने स्ट्रेटजीज देखी कि हमें कैसे करना चाहिए, लिसन अच्छे से सुनना है क्लाइंट को, आपने इसको बिन वो जीत हार का मसला नहीं समझना, पर्सनल नहीं होना, उसे अच्छे से सोच के स्ट्रेटजी बना के लेके जानी है, और रन टाइम पे अगर डिसीजन चेंज होता है तो उसको आप इतने कैपेबल हो के आप उस जगह पे कमिट कर सकोगे ठीक है हम इसको ऐसे लेके चलेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टेप है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है? सिंपली आपने ये लर्न करना है, यहाँ तक जितना हमने काम किया, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट आ चुकी है इस स्टेज पे, इंसेप्शन, रजिस्ट्रेशन, एलेबोरेशन, निगोशिएट करके हमारे पास एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। आप अच्छा एक और बात मुझे याद आई है कि मैं लास्ट आपसे लास्ट 2-3 लेक्चर से कह रही हूँ कि आपने SRS पढ़ के आना है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का टेम्पलेट, IEEE का टेम्पलेट पढ़ना है, पढ़ा है? IEEE का टेम्पलेट आपने पढ़ना है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का। अच्छा चले वो मैं पूछती हूँ आपसे, अब स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है, वो आपके लिए जरूरी है। अगर अभी भी नहीं पढ़ा हुआ तो आप डाउनलोड करके उसको पढ़ लो, आपके लिए बहुत जरूरी है, यहाँ पे आपको बहुत जगह पे काम आएगा। स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है, हमने यहाँ तक जितनी हमारे पास रिक्वायरमेंट थी वो तो आ चुकी हैं, अब हम उनको राइट डाउन कर देते हैं, रिक्वायरमेंट्स को लिख लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करने का क्या मतलब है, उसे लिख लेना है। अब लिखना जो है वो हर कंपनी का अपना टेम्पलेट हो सकता है कि कंपनी ने आपको, जिस कंपनी में आप काम कर रहे होगे वो कंपनी ने आपको टेम्पलेट दिया, आप उस टेम्पलेट के अंदर रिक्वायरमेंट को राइट कर देते हो, या फिर आप IEEE के टेम्पलेट को फॉलो करते हो। एज ए स्टूडेंट मैं आपको IEEE का टेम्पलेट दूंगी और मैं कहूंगी कि आपने इसमें रिक्वायरमेंट्स को लिख के लेके आना है, तो जितना हो सके जल्दी आप उसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दो कि ये रिक्वायरमेंट का टेम्पलेट है और इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। आपने वो सारी रिक्वायरमेंट जो आपने डोमेन नॉलेज, आपने इंट्रोडक्शन, आपने प्रॉब्लम, जितना भी सब कुछ आइडेंटिफाई किया होता है, आपने डायग्राम्स बनाई होती है, निगोशिएट किया होता है, फाइनल जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम इसके अंदर मेंशन कर देते हैं। उसके बाद अच्छा यहाँ से कुछ देख लेते हैं। स्पेसिफिकेशन इज द फाइनल वर्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द रिक्वायरमेंट इंजीनियर। वर्क प्रोडक्ट क्या चीज होती है, मैंने पहले भी बताया हुआ है।
आउटपुट मैम, वर्क प्रोडक्ट आउटपुट को कहते हैं मैम। आउटपुट आर्टिफैक्ट स्टेज की जो होती है, जो रिक्वायरमेंट, जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होती है, उसकी वर्क प्रोडक्ट जो होगी, उसकी पूरी स्टेज की जो आउटपुट है वो हमारे पास SRS आती है, और वो SRS डिजाइन टीम को भी मिलती है, इम्प्लीमेंटेशन टीम को भी मिलती है, और टेस्टिंग वाली टीम को भी मिलती है, और क्लाइंट भी उसी SRS पे साइन करता है और उसी के अगेंस्ट लास्ट पे टेस्ट करता है कि ये सारी चीजें आपने फुलफिल करके दी हुई हैं या नहीं। It is normally in the form of software requirement specification. It serves as the foundation for the subsequent software engineering activities. तो देखिए उन्होंने लिखा हुआ है serves as a foundation for the subsequent activities. Foundation इसका क्या मतलब है? जब एक दफा SRS बन गई, वो SRS से देख के डिजाइन बनाया जाएगा, उस SRS से देख के इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी, और उसी SRS से देख के टेस्टिंग टीम टेस्ट केसेस बनाएगी, और इसी के अगेंस्ट वैलिडेशन होगी सॉफ्टवेयर की। तो ये फाउंडेशन के तौर पे बिहेव करती है। It describes the function and performance of the computer system. इसके अंदर आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट, सारी चीजें होंगी। आपने IEEE के टेम्पलेट को पढ़ना है। It formalize the informational, functional, behavioral और टेक्सचर फॉर्मेट दोनों में आप देखते हो। टिपिकल कंटेंट्स ऑफ SRS क्या चीजें होती हैं, उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यूजर की रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट दी है, फंक्शन रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस, यूजिबिलिटी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, हार्डवेयर कौन से यूज करने हैं, सिस्टम फॉर एग्जांपल इंटरनेट होगा तो यूज हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। अगर सिस्टम आपका लिनक्स होगा तो यूज होगा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेगा, विंडोज पे नहीं होगा, या विंडोज पे भी हो सकता है। आपका सिस्टम जो है वेब बेस्ड है तो क्या मोबाइल पे यूज हो सकता है या मोबाइल ऐप है। ये सारी चीजें ये सब कुछ इसके अंदर मेंशन होता है एक SRS के अंदर। अब आपकी जो IEEE का टेम्पलेट होगा उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। फर्स्ट पार्ट है उसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आपका पर्पस है, पर्पस के आप डॉक्यूमेंट का पर्पस की बात कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट किस पर्पस के लिए बनाई जा रही है। स्कोप, सिस्टम का स्कोप क्या चीज होती है, एक सिस्टम की बाउंड्री है, क्या चीजें आपकी सिस्टम का पार्ट हैं और क्या चीज आपके सिस्टम का पार्ट नहीं है, आप डिफाइन करते हो। डेफिनेशन, एक्रोनिम्स, एब्रिविएशंस, कोई भी चीजें आप जो डेफिनेशन सिस्टम में यूज करोगे, यहाँ जैसे DFD आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप सबसे पहले बता दोगे DFD का मतलब ये है कि डाटा फ्लो डायग्राम। अब यहाँ पे ये जो चीज होती है, अगर कोई भी ले पर्सन आपने इस तरह से बनानी होती है, कोई भी बंदा इसे अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि ये यही SRS जो होती है वो रिक्वायरमेंट डिजाइन टीम ने भी यूज करनी है, टेस्टिंग ने भी यूज करनी है, इम्प्लीमेंटेशन ने, और इवन क्लाइंट ने भी यूज करनी है, यूजर ने भी इसे देखनी है। तो आप इसको इस तरह से बनाते हो कि यहाँ पे जो वर्ड्स, एब्रिविएशंस आप यूज करोगे वो आपने मेंशन कर देनी है, रेफरेंसेस जो आपने लिए हैं, और आपने ओवरव्यू देना है कि इसके सेकंड पार्ट में ये है, थर्ड पार्ट में ये है, फोर्थ पार्ट में ये है, यहाँ पे वो चीजें होंगी। देन जनरल डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का पर्सपेक्टिव बताते हो, कौन कौन से फंक्शन है, यूजर जिन्होंने यूज करना है वो क्या करैक्टरिस्टिक होंगी, जनरल कॉन्स्ट्रेंट्स, इस सिस्टम पे क्या, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट होगी तो सिस्टम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, यहाँ सिस्टम किसी चीज पे डिपेंडेंट है, लिनक्स पे है बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलेगा। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, यहाँ पे जो आपकी एक्चुअल, पीछे भी सारी आप डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन दे रहे हो, यूज बता रहे हो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या होगा, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन दे रहे हो, प्रोडक्ट किन चीजों पे डिपेंडेंट है वो सारा बता रहे हो, यहाँ पे एक्चुअल रिक्वायरमेंट यहाँ पे बता रहे हो। ये देखो फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आप कुछ बताते हो, फॉर एग्जांपल ये कोई रिक्वायरमेंट एग्जांपल के तौर पे दी हुई है, यहाँ पे आप एक्चुअल फंक्शनलिटी सिस्टम की बता रहे हो। फिर डिजाइन, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जैसे परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, यूजिबिलिटी, वो सारी चीजें आप यहाँ पे बताते हो। डिजाइन कंस्ट्रेंट, अगर आपके कोई कंस्ट्रेंट्स हैं जिन पे डिजाइन डिपेंडेंट है तो वो सारी ये चीजें बतानी है। फिर अपेंडिक्स, ये सारी चीजें आपका मेनली IEEE की जो टेम्पलेट होगा उसमें भी यही कंटेंट एग्जिस्ट करता होगा। जब आप रीड करोगे उसमें से कोई चीज ऐसी जो नहीं आपको लग रही हो ये नहीं है तो आपने उसे अंडरस्टैंड करना है और फिर मेरे से पूछ लेना है कि ये चीजें क्या है। स्पेसिफिकेशन हो गया, स्पेसिफिकेशन में हमने उसको उनको जस्ट किया है, राइट डाउन कर दिया है। देन आता है वैलिडेशन। वैलिडेशन में जनरली सबसे पहले मैं बता देती हूँ क्या करना है। वैलिडेशन के अंदर आपने
ऐसे सपोज करें आप उसकी करेक्टनेस को चेक कर रहे हो, यहाँ पे हमने एक डॉक्यूमेंट के अंदर उसे राइट डाउन कर लिया हुआ है सारी रिक्वायरमेंट्स को। अब यहाँ पे हम उसकी करेक्टनेस चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, और हम ये सारी क्लाइंट को कहते हैं कि ये चीजें फाइनल हो गई हैं, ये हम बना, ये हमें समझ आई है आपके सिस्टम की, तो आर यू श्योर आप यही बनवाना चाह रहे हो, और अगर ये यही बनवाना चाह रहे हो तो आप इस पे साइन कर दो, ताकि जब हम फाइनल आपको डिप्लाई करेंगे तो आप इसके अगेंस्ट चेक कर लो कि ये फंक्शनैलिटी है, तो उसके बाद आप हमें पेमेंट कर दोगे अगर ये फंक्शनैलिटी होगी। और अगर आप फंक्शन चेंज करवाना चाहोगे तो डेफिनेटली उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम जी। टेस्टिंग इसकी किस केस में होगी कि सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के केस में। टेस्टिंग जो सिस्टम की होगी वो तो सिस्टम बाद में बनेगा तो उसकी होगी। यहाँ पे ये अश्योर करवाया जा रहा है कि हमने जो ये समझा है हमारे मुताबिक, जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे ये समझ आई है कि आप ये चाह रहे हो, तो क्या यही चीज आप चाह रहे हो। और अगर कस्टमर से हाँ आप पूछ लेते हो, अगर कस्टमर कहता है हाँ मैं यही चाह रहा हूँ, तो फिर कस्टमर से कहो मैं साइन कर दूं, बजाय इसकी कि आप बाद में मुकर जाओ। फॉर एग्जाम्पल इस बात से आप कहते हो कि मैं तो ये चाह ही नहीं रहा था बनवाना, जब आप डिप्लाई करने जाते हो तो वो कहता है कि ये आपने पूरा नहीं किया, आप कहते हो ये देखो ये लिखी हुई थी रिक्वायरमेंट और इसके अगेंस्ट हर चीज हमने इम्प्लीमेंट कर दी। वैलिडेशन के अंदर आप ये करते हो। यहाँ पे देख लेते हैं वैलिडेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग वैलिडेशन द वर्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग आर असेस्ड फॉर द क्वालिटी। क्या आउटपुट जो होती है, जहाँ आर्टिफैक्ट होता है, आर्टिफैक्ट भी इसी को कहते हैं हम, किसी भी स्टेज की जो आउटपुट होगी उसको हम वर्क प्रोडक्ट कह रहे हैं। बल्क तो होता है बहुत ज्यादा चीज जो होती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो होती है चीज, हम उसको बल्क कह देते हैं। ये चीज बल्क में थी। अच्छा, इसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट जो होती है, ताकि आपको मैं ये इसलिए आपसे कह रही हूँ, ये मैंने एक जनरल आइडिया दे दिया वैलिडेशन में होता गया है, मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आप देख लें एक दफा कर लें, तो आपको बाद में ये ना फील हो के पेपर में या किसी पॉइंट पे कि हमने ये पढ़ा ही नहीं होगा, हमें पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है। स्पेसिफिकेशन को एग्जामिन किया जाता है। स्पेसिफिकेशन क्या चीज थी, जो रिक्वायरमेंट्स आपने राइट डाउन कर ली हैं, वो रिक्वायरमेंट किसी टेम्पलेट के अंदर जब आपने लिख ली तो वो आपकी स्पेसिफिकेशन एसआरएस डॉक्यूमेंट बन गई है। अब उस डॉक्यूमेंट को देखा जाता है कि जो रिक्वायरमेंट सारी लिखी है वो अनएम्बिग्यूअस है। एम्बिग्यूटी का क्या मतलब होता है, कम्प्लेक्स। जैसे एम्बिगुअस का क्या मतलब है, एक मैं कह रही हूँ इजी टू यूज होना चाहिए सिस्टम को, तो आपके लिए कोई और मतलब है इजी टू यूज का, दूसरे बंदे के लिए कोई और है। तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी, वेग टर्म्स नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, क्लियर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इनकंसिस्टेंसी ना हो, कोई कंफ्लिक्ट ना हो, ओमिशन कोई कमी ना हो उसमें, जैसे किसी रिक्वायरमेंट को डिस्क्राइब नहीं ज्यादा किया हुआ, उसमें कोई कमी रहती है, या कोई एरर्स नहीं है, या कोई एरर्स थी तो वो सब करेक्ट कर दी गई हैं। द वर्क प्रोडक्ट कंफर्म द स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको भी फॉलो करते हुए बनाई गई है। फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू सर्व एज ए प्राइमरी रिक्वायरमेंट वैलिडेशन वगैरह। अच्छा, ये वैलिडेशन, एक तो मैंने आपको चीज बताई कि रिक्वायरमेंट को वैलिडेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट के पास लेके जाते हैं, ऐसा उससे कहते हैं कि ये चीज हम बनाने जा रहे हैं, क्या आर यू श्योर कि आप यही बनवाना चाह रहे हो, और वो वेरीफाई कर देता है और उसके बाद हम सिग्नेचर ले लेते हैं। लेकिन ये तो क्लाइंट की साइड पे हो जाए, एक हमारा इंटरनल साइड पे भी होता है। जब एक टास्क, एक तो जैसे आपने एक असाइनमेंट की, एक असाइनमेंट करने के बाद आपने मुझे सबमिट करवा देनी है, उसके बाद मैंने उसे चेक करना है, लेकिन मुझे सबमिट करवाने से पहले आप खुद भी एक दफा से उसे गो थ्रू करते हो। जैसे आप पेपर देते हो, पेपर देने में जब पेपर पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो आप एक दफा पढ़ते हो कि मैंने सारा सही किया। वो चीज क्या हो रही है, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, कि मैंने उस चीज को रिव्यू करना है। एक तो वैलिडेशन जो क्लाइंट की साइड पे तो होनी है, एक आपकी अपनी साइड पे है जिसमें आप खुद से वेरीफाई करते हो कि चीजें सारी सही बनी हुई हैं, जो एसआरएस बनी है, जितनी रिक्वायरमेंट है वो सही से लिखी हुई हैं, वो चीजें पूरी हो रही हैं। तो आप ये एक फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू कर लेते हो, जो उसमें आप वैलिडेट करते हो कि जो उन सबके सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसमें कौन कौन होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कस्टमर, यूजर, अदर स्टेक होल्डर्स, कोई भी हो सकता है। आप रिक्वायरमेंट को वैलिडेट करने के लिए
स्टेक होल्डर में एक क्लाइंट होता है, एक यूजर होता है जो यूज कर रहा होता है, और एक टीम जो स्टेक होल्डर वो भी कोई भी बंदा जिसका सिस्टम, वो सारे होते हैं। कोई भी बंदा जो उसे यूज करेगा, जो उसे बनाएगा, या जिसने पैसे देने हैं बनवाने के लिए, कोई भी बंदा जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी इंटरेक्शन होगा। एक क्लाइंट है उसमें पैसे दे रहे हैं, एक टीम है उसमें वर्क कर रहा है, ये इंटरेक्ट करके मतलब फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, एक सिस्टम ने पीटीसीएल है, पीटीसीएल जो है वो 15 डेट को बिल जनरेट कर देता है सारे एम्प्लॉयज के, सारे अपने कस्टमर के। अब उसने एक पॉलिसी सेंड बिल करना है, इसके अंदर पीटीसी एक उनका डायरेक्ट होगा जो उनकी अपनी कंपनी का कोई होगा जो बिल जनरेट करने के लिए एक्टर होगा, और इनडायरेक्ट कौन सा होगा, जो यूजर। अब वो बीच में कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो इनडायरेक्ट इंटरेक्शन है, अब उनके लिए बिल जनरेट किया जा रहा है। जिनका डायरेक्टली उसने, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, आप किसी होटल में जाते हो तो होटल में जाके आप कह देते हो कि मुझे एक ऑर्डर प्लेस करते हो, आपने इनिशिएट किया, आप डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व हो। पीछे बैकएंड पे भी कुछ और चीजें जो इनडायरेक्टली उसके साथ लिंक हो जाए। अब वैलिडेट रिक्वायरमेंट करने के लिए मैंने कहा वैलिडेशन एक आपकी साइड पे होती है, इंटरनल वैलिडेशन होती है। जब आपने डॉक्यूमेंट बना ली, आप पहले खुद से वैलिडेट करते हो कि ठीक है, अच्छा सारी चीजें पूरी हैं, सही चल रहा है, ये ब्ला ब्ला, वो सारी चीजें आप देख लेते हो यहाँ पे, और फिर उसके बाद क्लाइंट से करवाते हो। अब अपनी साइड पे जब आपने करना है कि मेरी सारी चीजें पूरी हैं, तो वो आप एक, जैसे हम एक चेक लिस्ट बना लेते हैं, अच्छा ये भी इसमें चीज है, ये भी है, ये भी है, तो वो चेकलिस्ट क्या हो सकती है, जैसे आप खुद से कुछ क्वेश्चन पूछते हो, क्या ये सारी चीजें हैं इसमें, तो फिर हम कह देते हैं ये ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या है, इज ईच रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंट विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम। ओवरऑल हमारा जो सिस्टम का मकसद है, हर रिक्वायरमेंट उसके साथ ठीक है, कंसिस्टेंट है। हैव ऑल द रिक्वायरमेंट बी स्पेसिफाइड एट द प्रॉपर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। हर रिक्वायरमेंट्स को आपने प्रॉपर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा है परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, तो इसका मतलब है मैंने सही नहीं बताया, मुझे बताना चाहिए कि मेरी सिस्टम को क्यूरी जनरेट 5 सेकंड के अंदर कर लेनी चाहिए, ये अच्छी परफॉर्मेंस का मतलब है। दैट इज डू सम रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड अ लेवल ऑफ टेक्निकल डिटेल्स दैट इज इनएप्रोप्रिएट एट दिस स्टेज। प्रॉपर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, आपने एक रिक्वायरमेंट्स जो है, हम रिक्वायरमेंट की स्टेज पे हैं, हमें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाना, हम रिक्वायरमेंट स्टेज पे रहते हुए बात कर रहे हैं। चाहे अगर हम इसी स्टेज पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन के लगा देते हैं कि हम इस तरह से इम्प्लीमेंट करोगे, तो हो सकता है कि बाद में जब इम्प्लीमेंट करने लगे थे, टाइम कम रह गया या किसी भी रीजन से हमने उसे चेंज कर ली स्ट्रेटजी, तो यहाँ पे हमें मेंशन नहीं करना इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से कुछ भी। इज द रिक्वायरमेंट रियली नेसेसरी, जो रिक्वायरमेंट हमने लिखी है वो जरूरी है सिस्टम के लिए, क्या वो ना हो तो सिस्टम नहीं चलेगा। अगर जरूरी है तो आपने इम्प्लीमेंट करनी है, अगर उनके बगैर भी काम चल जाता है तो उन्हें छोड़ देना है। इज ईच रिक्वायरमेंट बाउंडेड एंड अनएम्बिगियस, बाउंडेड अगेन के वो बाउंडेड आपकी बाउंड्री के आपके स्कोप के अंदर हो, और अनएम्बिगियस की आपकी वेग टर्म्स ना यूज की हो। डज ईच रिक्वायरमेंट हैव एट्रीब्यूशन दैट इज सोर्स। इसका क्या मतलब है, कौन सी रिक्वायरमेंट मुझे किस बंदे ने दी है, हर बंदा इसका सोर्स क्या है, कौन सी रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट, जैसे मुझे एक रिक्वायरमेंट मिली है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें अगर CGPA 3 से लेस 3 से अबव होगा तो मैं 18 क्रेडिट आवर दे सकती हूँ। तो क्या ये रिक्वायरमेंट मुझे किसने दी थी, ORG में से किसी ने बंदे ने दी थी, या मुझे स्टूडेंट में से किसी ने दी थी, किस बंदे ने, तो वो आपने उसके सोर्स को भी मेंशन करना है साथ। क्या ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, हम डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट ठीक है या नहीं, तो वैलिडेट करते हुए हम देख रहे हैं ये भी चीज है, ये भी चीज है, ये क्या मेरी कोई रिक्वायरमेंट अनएम्बिगियस तो नहीं है, किसी में एम्बिग्यूटी तो नहीं है, कोई इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, कोई कंफ्लिक्ट तो नहीं है। उसके बाद क्या सारी रिक्वायरमेंट किन सोर्सेज किन लोगों ने दी है वो मेंशन किया हुआ है। डू एनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट ईच अदर, किसी रिक्वायरमेंट के अंदर कंफ्लिक्ट तो एग्जिस्ट नहीं करता। Is each requirement achievable in the technical environment, जो रिक्वायरमेंट लिखी हुई है क्या फिजिबल है, इतने अभी हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी है इस टाइम में, जितने हमारे पास अवेलेबल हैं जो सारी चीजें, उनके अंदर रहते हुए क्या उस रिक्वायरमेंट को, हर रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करना फिजिबल है या नहीं है। अगर फिजिबल है तो ठीक है। इज ईच रिक्वायरमेंट टेस्टेबल,
अब जब एक रिक्वायरमेंट आप इंप्लीमेंट कर लोगे तो उसके बाद आपने टेस्ट तो करनी है कि ये सही चल रही है या नहीं। तो क्या रिक्वायरमेंट जो आपने लिखी है वो टेस्टेबल है? अगर टेस्ट नहीं की, जैसे मैं आपको बताती हूँ, इजी टू यूज लिखा हुआ है, मैंने एक रिक्वायरमेंट दे दी इजी टू यूज, आपने आगे बिगाड़ दिया इजी टू यूज, तो इजी टू यूज को आप टेस्ट कैसे करोगे? अब यहाँ पे हमें नहीं समझ आ रही कि इजी टू यूज को टेस्ट कैसे करेंगे, जहां से पता चल गया है कि वो रिक्वायरमेंट वेग है। अगर कोई रिक्वायरमेंट टेस्टेबल नहीं है तो आपने फाइंड आउट करना है, उसे मॉडिफाई करना है। Does the requirement model properly reflect the information, function and behavior of the system? Has the requirement model been partitioned? रिक्वायरमेंट को पार्टीशन किया गया, जैसे आपका स्टूडेंट की कुछ रिक्वायरमेंट होगी, जैसे मैं अगर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करती हूँ तो कुछ रिक्वायरमेंट मैंने स्टूडेंट से ली है, कुछ फैकल्टी से ली है, कुछ मैंने मैनेजमेंट से ली है, तो वो रिक्वायरमेंट को पार्टीशन में डिवाइड कर दिया हुआ है, सिस्टम को पार्टीशन कर दिया हुआ है। वैलिडेशन में आप एक इंटरनल वैलिडेशन करते हो, एक्सटर्नल वैलिडेशन करते हो, जो कि क्लाइंट के साथ है। इंटरनल जो आप अपने एंड पे, इंटरनल वैलिडेशन करने के लिए हम ये सारे क्वेश्चन खुद से पूछते हैं, क्या हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी चीजें पूरी हैं या नहीं। ठीक, यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेज आती है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। अब अच्छा, एक ये सारी स्टेजेस जो है वो ऐसे मेंशन की गई हैं। एक तो ये टोटली अकेले सीक्वेंस में नहीं चलती, ये पैरेलल है, मींस के एट ए टाइम एलिसिटेशन हो रही होगी, कुछ रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन भी हो रही है और मीनवाइल एलेबोरेशन भी। कुछ रिक्वायरमेंट आ गई है तो हम साथ उसके यूज केस डायग्राम भी बनाना शुरू कर देते हैं, उसके साथ एक्टिविटी डायग्राम भी शुरू कर देते हैं, स्विम लेन भी, वाइल हम एलिसिटेशन भी कर रहे हैं। और ये आपका ये नहीं है कि एक स्टेप कंप्लीट होगा तो ही दूसरा स्टार्ट होना है, ये साथ साथ पैरेलल चलती रहती हैं सारी स्टेजेस एक दूसरे के। और ये जो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट है ये हमारी सब स्टेजेस के साथ चलती है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट स्टार्ट कहाँ से होता है? जहां से हमारी स्टार्ट हो जाएगी ये चीज और ये लास्ट तक चलेगी। लास्ट कहाँ तक? जब प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट आपने डिप्लॉय कर दिया है, तो तब भी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट हो रही होगी। जब भी, क्यों? जब मैंने आपसे बताया था, बहुत दफा शायद बात की होगी कि रिक्वायरमेंट वोलेटिलिटी आती है। रिक्वायरमेंट वोलेटाइल होती है, क्लाइंट चेंज कर देता है सॉफ्टवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर फेलियर की सबसे बड़ी रीजन भी यही होती है कि रिक्वायरमेंट में स्टेबल नहीं होती, चेंज होती रहती है। रिक्वायरमेंट में चेंज आने की वजह से रिक्वायरमेंट मॉडिफाई होती है। एक रिक्वायरमेंट अगर चेंज आती है, एक क्या होता है, छोटे सॉफ्टवेयर हाउस जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्लाइंट ने आके चेंज कह दिया, आपने उसे इम्प्लीमेंटेशन में इम्प्लीमेंट कर दिया, उसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम आ जाते हैं। हमेशा एक प्रॉपर चेंज कंट्रोल बोर्ड होना चाहिए। अच्छी कंपनीज के अंदर प्रॉपर चेंज कंट्रोल बोर्ड होता है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक चीज होती है, टर्म यूज होती है, जिसमें प्रॉपरली चेंज को मैनेज किया जाता है। कोई भी चेंज आएगा तो प्रोजेक्ट, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मैनेजर के पास चेंज आएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो उसको देखता है कि इस चेंज को मैंने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, और उसके अगेंस्ट देखा जाता है कि इस चेंज से हमें अगर एक्सेप्ट करना है, आपने चेंज को एक्सेप्ट करना है, तो आप देखोगे कि कितनी कास्ट बढ़ेगी, कितना टाइम बढ़ेगा। हो सकता है छोटा सा चेंज हो तो आप कास्ट और टाइम के बगैर ही एक्सेप्ट कर लो। अगर बड़ा चेंज है तो आप कहोगे अच्छा ये पहले तो 2 साल का प्रोजेक्ट था और $50,000 में हम कर रहे थे, अब यहाँ पे ये 2 साल और 2 मंथ लगेंगे और हम $55,000 में करेंगे, तो आप उसके अगेंस्ट टाइम और कास्ट को बढ़ा दोगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू वो उसमें अपडेशन हो जाएगी। तो ये सारा काम रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर किया जा रहा होता है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट थ्रू आउट चलती रहती है, स्टार्ट से लेके एंड तक चलती रहती है। अच्छा, जब एक्चुअल में आप प्रोजेक्ट करोगे आप देखोगे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं। इनएविटेबल का क्या मीनिंग होता है? चेंज आना इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल है, उसको हम अवॉइड कर नहीं सकते। हमेशा क्या होगा, वो आपसे एक चीज कह देगा क्लाइंट, उसके बाद थोड़ी देर बाद आके कहेगा अच्छा ये नहीं, ऐसे नहीं, मुझे ऐसे कर दो, फिर ये ऐसे नहीं, मुझे ऐसे कर दो। वो बाद में आके चीजें चेंज करता है। साइन करा लिए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके हमने कहा कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं R1 से R10 तक, और ये हम $2,000 में और 2 साल के अंदर बना के देंगे। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आगे बात करें। उसके बाद अगर कस्टमर सेटिस्फाई है अपने काम में, मुझे कोई ये आइडियल कंडीशन है ये, लेकिन ये कभी भी होता नहीं है इंडस्ट्री में।
ये आइडियल परफेक्ट है, फिर तो आप उसने कभी चेंज नहीं किया, आप वाटरफॉल लगा के आराम से कर लो सारा काम। ये आइडियल कंडीशन है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, हमेशा चेंज आता है और चेंज की वजह से ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। चेंज आता है, उस चेंज को हमने एक्सेप्ट या रिजेक्ट, तो वो चेंज आप किसी एक बंदे को कम्युनिकेट कर दो, बाकियों को ना करो, वो तो गलत बात है। आप डिजाइन की टीम को पता नहीं है, टेस्टिंग वाली टीम को पता नहीं है टेस्ट करना है और आपने इम्प्लीमेंटेशन में डाल दिया हुआ है वो। अब यहाँ पे चेंज आए तो आपका एक प्रॉपर चेंज कंट्रोल बोर्ड होना चाहिए, सीसीबी के नाम से चेंज कंट्रोल बोर्ड होता है, जो कि उस चेंज के इम्पैक्ट को एनालाइज करता है कि क्या उस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चेंज रिजेक्ट हो जाता है अगर हम कह देते हैं सिंपली हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर चेंज बहुत छोटा है तो आप कास्ट और टाइम के बगैर ही इम्प्लीमेंट कर दो, तो छोटी मोटी कोई बात होगी, कॉस्मेटिक चेंज होगा या कोई चीज उन्हें स्टैंडर्ड चेंज करना होगा। अगर चेंज जो बड़ा होगा तो आप कहते हो कि इस चेंज करने की वजह से हमें क्लास डायग्राम फॉर एग्जांपल नहीं बनानी पड़ेगी, हमें ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो आप कहते हो इस चेंज की वजह से इतना हमें टाइम और लगेगा, इतनी कास्ट और लगेगी। अगर आपके लिए एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, हम कर देते हैं, अगर नहीं एक्सेप्टेबल तो अगर एक्सेप्टेबल हो जाता है तो आप उस पर भी साइन करवा लो कि ये चेंज आया है। R10 जो थी उसका नया वर्जन आया है R10.1 और R10.1 की वजह से 50,000 बढ़े हैं और 1 मंथ बढ़ गया है। ये आप मेंशन कर देते हैं, ये अपडेट हो गया, ये अपडेट हो गया। यहाँ से रीड करने क्या लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट, जल्दी से रीड करें, ये चीजें मैंने बता दी हैं, आप रीड करो स्लाइड के ऊपर क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, पढ़ो क्या है। The project team performance set of activities to identify, control, and track requirements and changes to the requirements at any time as the project proceeds. अब मुझे समझाओ क्या इसका मतलब था। ये बात मैं समझा चुकी हूँ कि मैनेजमेंट के अंदर क्या होना है। प्रोजेक्ट टीम एक्टिविटी परफॉर्म कर दिया, उसको आइडेंटिफाई करके रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करके कस्टमर नई चीज करता है और कस्टमर जो नई चीज लेके आया। चेंजेस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चेंजेस, जितनी भी चेंजेस आती हैं उसको किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्यों, जैसे यूनिक आइडेंटिफायर क्या होगा, जैसे हर रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ऑथेंटिकेट की एक रिक्वायरमेंट होगी, एक यूजर लॉगिन कर सके, यूजर सबमिट कर सके असाइनमेंट, यूजर व्यू कर सके मार्क्स, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब रिक्वायरमेंट्स को हर रिक्वायरमेंट को एक आइडेंटिफायर लगा दिए जाते हैं, जैसे R1 R2 R3, मैंने बहुत दफा बोला होगा, ये आइडेंटिफायर है रिक्वायरमेंट्स के। क्यों असाइन किए जाते हैं, जल्दी से बताएं क्या रीजन होगी। अब अगर बाद में कोई चेंज आता है तो आप उसको देख सको। नहीं बेटा, यहाँ बंदे नहीं आइडेंटिफाई कर रहे, रिक्वायरमेंट्स जो हैं, हम R1 जो है उसके अंदर चेंज आया है, उसका हम देख लेंगे। R1 जो थी पहले, उसकी वजह से यूज केस, उसकी वजह से एक्टिविटी और आर्किटेक्चर पे फर्क पड़ रहा है। तो R1 का अगला वर्जन आया है R1.1, तो उसमें हम देखेंगे इसकी वजह से ये चीजें हमें चेंज करनी पड़ेगी। दूसरा क्या फायदा होगा, जो टेस्ट केसेस बनेंगे, हम कहेंगे R1 जो है वो भी उसके लिए टेस्ट केस बन गया, R2 के लिए टेस्ट केस बन गया। ये इस तरह से आइडेंटिफायर की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिक, जैसे आप सबके आईडी यूनिक है ना, जैसे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यूनिवर्सिटी में वो किसी और स्टूडेंट का नहीं हो सकता, इसी तरह जैसे R1 एक रिक्वायरमेंट है ऑथेंटिकेशन की, दूसरी आप किसी और रिक्वायरमेंट को R1 के नाम नहीं दे सकते। किसी भी रिक्वायरमेंट को आप R14 R15 R17 दे सकते हो, लेकिन R1 नहीं दे सकते क्योंकि आप ऑलरेडी दे चुके हो। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो जल्दी से। The requirements are then placed into one or more traceability tables. ट्रेसेबिलिटी टेबल्स क्या होंगे, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर हम ट्रेसेबिलिटी टेबल बनाते हैं। ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स वर्ड भी यूज होता है। इसमें हमने एक टेबल बना लिया, जैसे R1 है, R1 की वजह से यूज केस 1 बन रहा है, यूज केस 2 बन रहा है और एक्टिविटी डायग्राम 1 बन रही है और क्लास डायग्राम भी इफेक्ट हो रही है। जब हमने ये टेबल बना लिया, अब इस टेबल का क्या फायदा हुआ,
जब अगली दफा चेंज आया R1 के अंदर तो मुझे पता चल गया कि ये चेंज की वजह से मेरी क्या क्या डायग्राम इफेक्ट होंगे और मुझे कितना और काम करना पड़ेगा। इससे मैं फाइंड आउट कर लूंगी कि मुझे कितना और काम करना पड़ेगा और उसकी वजह से आप क्या करोगे, इसको नेक्स्ट क्या है, आप इम्पैक्ट एनालिसिस करके बता सकते हो कि इसकी वजह से हमें कितनी एफर्ट और ज्यादा करनी पड़ेगी किसी चेंज की वजह से। नेक्स्ट फाइन। इन टेबल्स को हम डाटा, जैसे आपने डाटाबेस बनाते हो ना, हम ट्रेसेबिलिटी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर हम ट्रेसेबिलिटी मीट्रिक हम मेनली क्या कर रहे हैं, हम चेंजेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड करने के लिए हम टेबल्स बना लेते हैं, टेबल्स के अंदर हम रिक्वायरमेंट्स को यूनिक आइडेंटिफाई देते हैं और हम हर डायग्राम को भी आइडेंटिफाई असाइन करके टेबल्स में मेंशन कर देते हैं। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी टेबल इज आल्सो प्लेस्ड एट द एंड ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन जो आपने डॉक्यूमेंट बनाई है उसके लास्ट पे आप इस ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स को भी देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स की एक एग्जांपल दे दी है, यूनिक आईडी दे दिया आपने, यहाँ पे 001 दिया है। मैं प्रेफर करती हूँ कि ये नहीं देना, क्योंकि मैं जैसे R1 अगर मैं दूंगी, जैसे एक रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट 1, उसको अगर मैं R1 दूंगी तो मुझे R से पता चल जाएगा ये रिक्वायरमेंट का है। बाद में मैंने यूज केस को भी आइडेंटिफाई देने हैं, टेस्ट केसेस को भी आइडेंटिफाई देने हैं, तो उसमें मैं टेस्ट केसेस को TC1 TC2 TC3 और जो मेरे पास यूज केस होंगे वो UC1 UC2 UC3 इस तरह से दे दूंगी, तो वो आइडेंटिफाई करना ज्यादा इजी हो जाएगा। रिक्वायरमेंट 1 की डिस्क्रिप्शन होगी, देन ये सोर्स कौन था, प्रायोरिटी इसकी क्या थी, इंपॉर्टेंट मतलब पहले इंप्लीमेंट करनी है, बिलो प्रायोरिटी है, हाई प्रायोरिटी है, मीडियम प्रायोरिटी है, कौन सी प्रायोरिटी है, इसके अगेंस्ट टेस्ट केस। ये टेबल आप इसे और ज्यादा आगे बना लेते हो कि जैसे इसकी वजह से यूज केस ये वाला इफेक्ट हो रहा है, क्लास डायग्राम इफेक्ट हो रही है, आर्किटेक्चर बन रहा है, एक्टिविटी डायग्राम बना रही है, स्विम लेन डायग्राम बन रही है, सीक्वेंस डायग्राम बन रही है, तो आप इसमें मेंशन करते जाते हो और इसको रिकॉर्ड करके रख लेते हो। फिर जब कोई चेंज आता है तो वो इसको देख के फिर उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक हो गया जी। आज हमारा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का टॉपिक जो है वो एंड हो गया, जिसके अंदर हमने पढ़ा है कि रिक्वायरमेंट जो है वो 7 स्टेजेस से गुजर के, अब ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के इतने टॉपिक में कोई मसला है तो अभी पूछ लो, नेक्स्ट में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको असाइनमेंट के बारे में भी थोड़ा सा बता दें, असाइनमेंट के बारे में। अपनी अपनी बेटा लगानी है। ठीक है बेटा, एंड करते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे मेल कर दें। और मैम आप असाइनमेंट के बारे में कुछ बता दें, असाइनमेंट के बारे में थोड़ा सा बस बता दें, इसके अंदर की क्या असाइनमेंट में आपने अपना टॉपिक जो डिसाइड किया है, आपने कोई प्रॉब्लम लेनी है, आपने बताना है कि ये पहले ऑलरेडी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कंप्यूटराइज्ड सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर मैनुअल सिस्टम है तो आपने बताना है कि मैनुअल सिस्टम है और हम इसे ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, और अगर ऑटोमेटिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो आपने बताना है कि उसमें ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और हम उसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं। आप सोल्यूशन देने, आपसे उससे पहले पहली स्टेज में क्या करना है,
इंसेप्शन में जितने भी क्वेश्चन है आपने उनके आंसर करने हैं कि ये जो सोल्यूशन है आपसे कौन बनवा रहा है। चले बस कर दे मैडम जी हम बस कर दे बेटा, बस हो गया, असाइनमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बारिश आ गई है, बस कर दे। हो गई है मैम। जी जी अटेंडेंस हो गई है। जो जाना चाहता है वो चला जाए, जिसको असाइनमेंट में मैम मेरी देख ले एक दफा फिर 008 की बैच 14 हो गई है अटेंडेंस। ओके हो गया मैम, थैंक यू जी आप जा। मैम सबमिशन कब तक है असाइनमेंट की? वहां पे मेंशन होगी बेटा, एलएमएस पे देखो। मैम कौन से सेशन में है असाइनमेंट? 4 में है। आपने 7 वाले फेलो से पूछते हैं शायद 5th में। तो मुझे अब याद नहीं है कौन से सेशन में है, 4th 5th 6th किसमें है। 7 वाले स्टूडेंट जिन्होंने से आप कंफर्म कर लें या ओपन करके देख लें। ओके मैम।